दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 46, द फ्लेमिंग टाइगर। वैसे भी, चलो उसे अभी के लिए खुश करें। ये सोचकर वह राधिका की ओर मुस्कुराया और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, चलो पहले अपना मिशन पूरा करते हैं और उस सुनील को जब तक के लिए भूल जाओ। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर राधिका की गाल हल्के लाल और गुलाबी हो गए। राधिका से कोई प्रतिक्रिया न देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और द्वीप पर ट्रेनिंग जंगल की दिशा में निकल गया, जहां मुख्य शिष्य आमतौर पर जादुई जानवरों का शिकार करते हैं। राहुल के हाथ पकड़ने के बाद भी राधिका चुप रही, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि वह और भी ज्यादा शर्मा रही थी। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। फिर उसने राहुल की ओर देखा, जो सामने देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे को एक बार फिर करीब से देखने से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए उसने तुरंत दूर देखा। सिर्फ 5 मिनट के बाद वे ट्रेनिंग जंगल में पहुंचे। फिर राहुल ने राधिका से कहा, चलो चलें, अब आप अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। राधिका ने राहुल की ओर देखे बिना सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। राधिका और राहुल ने ग्रेड 2 जादुई जानवरों को नजरअंदाज कर दिया और ग्रेड 3 के जानवरों को खोजने के लिए थोड़ा और जंगल की गहराई में गए। फिर जल्द ही उन्हें जंगल में अपनी पहली कक्षा 3 जादुई जानवर का सामना करना पड़ा। ये ग्रेड 3 फ्लेमिंग टिगर था। राहुल पेड़ के पीछे छिप गया और राधिका को लड़ते हुए देखता रहा। वह पहले अपने वाटरबॉल से फ्लेमिंग टिगर पर हमला करती है, लेकिन फ्लेमिंग टिगर आसानी से उसे चकमा दे देता है। और फिर द फ्लेमिंग टिगर ने अपना मुंह खोला और राधिका की ओर एक आग का गोला फेंका। राधिका ने चकमा देने की कोशिश नहीं की और सिर्फ वाटर शील्ड का इस्तेमाल किया, जिसने आग के गोले को आसानी से बुझा दिया। मुझे इसे अपने करीब लाने की जरूरत है, नहीं तो मैं इसे हिट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यह मेरे हमलों को चकमा दे देता है। राधिका ने एक रणनीति के बारे में सोचना शुरू कर दिया और हमला नहीं किया, लेकिन द फ्लेमिंग टिगर ने 2 और आग के गोले फेंके, जिन्हें राधिका ने अपने वाटर शील्ड के ढाल से रोक दिया। लेकिन राधिका का वाटर शील्ड चौथे फायरबॉल से नष्ट हो गया और ये देखकर द फ्लेमिंग टिगर राधिका की ओर धराशायी हो गया। जब ज्वलनशील फ्लेमिंग टिगर उससे 5 मीटर की दूरी पर था, उसने एक लाइटनिंग बॉल फेंकी और फ्लेमिंग टिगर की गति को कम कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद राधिका ने जलते हुए फ्लेमिंग टिगर को मारने के लिए वाटर बुलेट्स का उपयोग किया। द वाटर बुलेट स्पेल में उच्च भेदन शक्ति होता है और जल ऊर्जा की वे संघनित बूंदें उच्च गति और उच्च भेदन शक्ति के साथ शक्तिशाली जल प्रकार के हमले में बदल सकती हैं। ये हमला इस फ्लेमिंग टिगर के खिलाफ और भी अधिक प्रभावी है, क्योंकि फ्लेमिंग टिगर एक फायर एट्रीब्यूट बीस्ट है, जिसके कारण इसके बचाव को उन वाटर बुलेट्स के खिलाफ मौका नहीं मिला। तब राधिका फ्लेमिंग टिगर के मृत शरीर के सामने पहुंची और उसे एक छोटी थैली में डालने से पहले उसके दांत निकाले, जो हमेशा उसकी कमर पर लटकी रहती है। बहुत अच्छा राधिका। फिर राहुल पेड़ के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आया और उसकी तारीफ की। राधिका ने 4 और ग्रेड 3 जानवरों का आसानी से शिकार किया। ये सिर्फ आखिरी जानवर है जिसका उसने शिकार किया, जिसे रेडवुड वाइन बीस्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन राधिका को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और सिर्फ उसके दाहिने पैर पर एक छोटी सी खरोंच आई थी। ऐसा लगता है कि राधिका आज बहुत खुश थी और वह राहुल को देखकर मुस्कुराए और पूछा, क्या हम अब वापस जाएं? राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं, अभी नहीं जाएंगे। मैं यहाँ अपनी शक्ति की जांच करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा शक्ति पहले से कितना बड़ा है, इसीलिए अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर राधिका चौंक गई और हर समय उसे लगता था कि राहुल केवल मौलिक योद्धा है। लेकिन फिर उसने सोचा, उसने अभी हाल ही में अभ्यास करना शुरू किया होगा, इसलिए मुझे संदेह है कि वह मौलिक जादूगर के रूप में मजबूत होगा भी या नहीं। उद्धरण। इस बारे में सोचते हुए राधिका ने राहुल को सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो एक तात्विक जादूगर के रूप में अपनी ताकत की जांच करें। वैसे आपके पास कौन सी मौलिक आत्मीयता है?
राहुल ने सबसे पहले राधिका का हाथ पकड़ा और जंगल की गहराई की ओर तेजी से आगे चला गया, जिससे राधिका डर गई और इससे पहले कि वह कुछ कहती, राहुल ने उसके सवाल का जवाब दिया, मेरे पास फायर एंड थंडर एफिनिटीज है। तुम जंगल की गहराई में क्यों जा रहे हो? राधिका ने डर के मारे चिल्लाई, क्योंकि राहुल जंगल के अंदर गहराई में जा रहा था, इसलिए राधिका ने डर के मारे चिल्लाई। चिंता मत करो, मैं ग्रेड 5 के जानवरों को ऐसे ही हरा सकता हूं जैसे वे ग्रेड 6 के जानवरों के लिए खिलौने हैं। हालांकि मैंने उनसे पहले कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे उसे हराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर राधिका लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं कर सकती थी कि राहुल ने क्या कहा। बेशक कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने एक 18 वर्षीय लड़के के बारे में सुना है जिसमें एलिमेंटल आर्कमेज के समान शक्तिशाली हो। राहुल तुम अभी रुक जाओ, राधिका ने कांपते हुए कहा, लेकिन राहुल ने कहा, क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चूंकि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ चलो और आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। साथ ही मैं द्रवित तात्विक ऊर्जा की शक्ति को भी देखना चाहता हूं। उद्धरण। राहुल अब बिना अंदर जाए अपने ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर सकता था, और स्वचालित अभ्यास के पूरे दिन के बाद फायर क्रिस्टल और थंडर क्रिस्टल दोनों ने केवल एक बूंद का ही बढ़ोतरी किया था। राधिका ने रुकने के लिए कुछ और बार कहा, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार 5 मिनट बाद वह दोनों पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा तो राहुल का सामना ग्रेड 6 बीस्ट का सामना हुआ। एपिसोड 47 ग्रेड 6 बीस्ट फायर स्केल्ड ग्रीन विंग्ड लायन। राहुल अब बिना अंदर जाए अपने ऊर्जा क्षेत्र को महसूस कर सकता था, और स्वचालित अभ्यास के पूरे दिन के बाद फायर क्रिस्टल और थंडर क्रिस्टल दोनों ने केवल एक बूंद का ही बढ़ोतरी किया था। राधिका ने रुकने के लिए कुछ और बार कहा, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार 5 मिनट बाद वह दोनों पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा तो राहुल का सामना ग्रेड 6 बीस्ट का सामना हुआ। ग्रेड 6 बीस्ट फायर स्केल्ड ग्रीन विंग्ड लायन। यह जानवर 5 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। यह अपने कठिन आग के पैमाने के लिए जाना जाता है, और यह एक अद्वितीय ऊर्जा गेंद को छोड़ सकता है जिसमें ज्वाला और लकड़ी के तत्व होते हैं जो विस्फोट के बाद जहरीली गैस में तब्दील हो जाते हैं। द फायर स्केल्ड ग्रीन विंग्ड लायन सो रहा था, और राहुल का वास्तव में उसे जगाने का कोई इरादा नहीं था। उसने राधिका को चुप रहने का इशारा किया और उसे एक घने पेड़ के पीछे छिपा दिया। बाद में राहुल धीरे धीरे आगे आया और वह जानवर से 50 मीटर दूर रुक गया। फिर राहुल ने अपने ऊर्जा क्षेत्र से अग्नि ऊर्जा की एक बूंद को नियंत्रित किया और उसे बाहर लाया। जैसे ही फायर ऊर्जा की बूंद निकली, आसपास के तापमान में काफी वृद्धि हुई। आग ने हरे रंग को बढ़ाया, लेकिन पंख वाले शेर का सामान्य तापमान बहुत अधिक था और आग के तराजू ने उसके शरीर को ढक लिया। राहुल उस बूंद के अंदर एक जबरदस्त अग्नि ऊर्जा को महसूस कर सकता था। फिर वह कल्पना करता है कि फायर ऊर्जा की बूंद को आग के गोले में बदलने के लिए नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वह फायर ऊर्जा की बूंद से ऊर्जा के विस्तार को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि यह 5 मीटर त्रिज्या का बड़ा आग का गोला बन जाता है, और यह और भी बड़ा हो रहा था। लेकिन राहुल ने तब नियंत्रित किया जब धीरे धीरे आग के गोले को 2 मीटर के दायरे में आग के गोले में संकुचित कर दिया। यह सीन देखकर राधिका इतनी शॉक्ड हो गई कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है, या कोई वह सपना देखा रहा है। लेकिन यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक हकीकत था। फिर राधिका ने अपने गालों पर एक चुटकी ली और वह दर्द महसूस किया, और वह जो देख रही है वह सच है। पर कैसे? उद्धरण। आग के गोले की गर्मी और शक्ति को देखकर सोते हुए शेर को भी जगा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह दहाड़ पाता, राहुल ने आग का गोला जानवर की ओर फेंक दिया। 50 मीटर दूरी से राहुल आग का गोला शेर के ऊपर फेंक दिया, और इससे पहले कि शेर कुछ कर पाता, आग का गोला सीधे शेर के ऊपर जाकर फट गया और एक जोरदार आवाज हुआ। बूम। तारांकन। राहुल आग का गोला फटने से पहले राधिका को लेकर ऊपर की ओर उड़ गया था ताकि उसे झटके से चोट न लगे। फिर दोनों ने परिणाम देखने के लिए नीचे की ओर देखा, लेकिन वे अवाक रह गए क्योंकि फायर स्केल्ड ग्रीन विंग्ड लायन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मांस के कुछ जले हुए टुकड़े और हड्डियां ही वहां बची थीं।
उस आग के गोले से हुई तबाही को देखकर राधिका के चेहरे पर सदमा, हैरानी, शौक देखी जा सकती थी गई और राहुल भी उतना ही चौंक गया जितना कि राधिका। तो यह मौलिक योद्धा की शक्ति है। द फेक। वह सिर्फ एक बूंद थी, बस एक। राहुल ने मन ही मन सोचा। राहुल को नहीं पता था कि गैसीय ऊर्जा और तरल ऊर्जा के बीच एक बहुत बड़ा गुणात्मक अंतर है। मान लीजिए कि एक बूंद बनाने के लिए 5 किलोग्राम गैसीय ऊर्जा लगती है, और अब एक मौलिक आर्कमेज एक आग का गोला बनाता है तो जिसकी लागत 5 किलोग्राम गैसीय ऊर्जा होती है, और एक मौलिक योद्धा बनाता है तो एक आग का गोला जिसकी कीमत एक बूंद है, और वे दोनों अपने आग के गोले को एक ही आकार के साथ दो अलग अलग छोटी पहाड़ियों की ओर फेंकते हैं तो एलिमेंटल आर्कमेज का फायरबॉल पहाड़ी की कुछ हिस्सा को धूल में बदल सकता है, लेकिन एलिमेंटल ओवरलॉर्ड का फायरबॉल पहाड़ी को पूरी तरह से मिटा सकता है। दोनों की तुलना एक ही साथ में नहीं की जा सकती। डॉट डॉट डॉट। राहुल ने फिर राधिका की ओर देखा, जो हैरान थी, और उसने उसका हाथ थामे हुए उसे पकड़ रखा था और एक मुस्कान के साथ पूछा, ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका ने राहुल की ओर देखा और कुछ बोले की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ में आ रहा था कि राहुल से क्या बोलूं। फिर उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया, लेकिन राधिका राहुल से प्रभावित हुई कि वह सीधे सोच भी नहीं सकती थी, वह मेरे जैसा ही उम्र का है। राहुल उसकी प्रतिक्रिया देखकर हंसा और वह वापस घर की ओर उड़ गया। राहुल के जाने के कुछ मिनट बाद सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी आया, और उसने मरे हुए शेर के अवशेषों को देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि कोई शक्तिशाली एल्डर बुजुर्ग यहाँ आया होगा और इस शेर को अपने शक्तिशाली आग का गोला उस पर फेंक मारा होगा। आखिर वह कौन? मैं जितना भी एल्डर बुजुर्ग को जानता हूँ उन सभी का फायर एलिमेंट इतना शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लगता कि उसे अभी इस बंद दरवाजे में होने चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए बूढ़ा उड़ गया। दूसरी तरफ राहुल और राधिका घर पहुंचने के बाद राधिका अपने रूम में सोने के लिए चली गई, और आज जो भी कुछ उसने देखा था उस पर राधिका को विश्वास ही नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि यह कोई सपना है। और राहुल अपनी योजना के अनुसार उसने सोने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर में खिलाया। राहुल 5 घंटे के बाद उठा और हमेशा की तरह अपने मानसिक दायरे की जांच करने चला गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें किसी शक्तिशाली चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। फिर उन्होंने देखा कि काले भंवर के पास एक अपरिचित ऊर्जा मौजूद थी। राहुल ने उस ऊर्जा के करीब पहुंच गया जो मानसिक ऊर्जा के समान महसूस करती थी। उसने एक रबड़ का आकार लेने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में सोचा, जैसे उसने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ ग्रे अशुद्धता और परिणामों को साफ करने के लिए किया था। एपिसोड 48 क्लियर स्काई ट्रेजर्स। राहुल ने उस ऊर्जा के करीब पहुंच गया जो मानसिक ऊर्जा के समान महसूस करती थी। उसने एक रबड़ का आकार लेने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में सोचा, जैसे उसने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ ग्रे अशुद्धता और परिणामों को साफ करने के लिए किया था। लेकिन यह उसकी कल्पना से अधिक हो गया। मानसिक ऊर्जा ने बिना किसी रंग या दृश्यता के केवल इरेजर का ठोस रूप ले लिया। राहुल ठोसता को महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसे रंगीन नहीं बना सका। लेकिन यह ऊर्जा, जब राहुल ने इसे इरेजर में बदल दिया, ये सचमुच एक इरेजर में बदल गया। रंगों, कवरों, ब्रांड नाम के साथ इरेजर ठीक उसी चीज में बदल गया जिसकी उसने कल्पना की थी। फिर उसने इरेजर को तोड़कर दिया और ऊर्जा को फिर से करीब से महसूस किया और अनुमान लगाया, ये तथाकथित रहस्यवादी ऊर्जा हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर को खिलाता हूं तो मुझे रहस्यवादी ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यह मेरा मानसिक दायरे रहस्यवादी दायरे में नहीं बदलेगा। मुझे अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा कि ऐसा लगता है। वैसे भी यह बेहतर है तो कुछ भी नहीं। उद्धरण। अगर मैं इस रहस्यमय ऊर्जा के साथ एक सरल नए इंटरफेस बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कैसे? वैसे भी पहले मैं रिक्त अवस्था में एक इंटरफेस बनाने का प्रयास करता हूं। यह सोचने के बाद राहुल ने एक सरल इंटरफेस की कल्पना की और रहस्यवादी ऊर्जा को उसकी कल्पना में बदलने का आदेश दिया। वास्तव में यह एक स्लेट में बदल गया जिसमें चीजें लिखी गई थीं, लेकिन आंकड़ों में कोई मूल्य नहीं था।
मैं अपनी ऊर्जाओं को माप सकता हूं क्योंकि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूं और जानता हूं कि मेरे पास कितना रिजर्व बचा है ताकि मैं उन्हें इस इंटरफेस में प्रदर्शित कर सकूं। लेकिन आंकड़ों के बारे में क्या? उसे नहीं पता था कि अपने आंकड़ों की गणना कैसे करे, उसकी ताकत की क्या संख्या है, रफ्तार आदि। इसके बारे में बहुत सोचने के बाद राहुल को अभी भी कोई समाधान नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी के लिए छोड़ देता हूं, मैं बाद में आंकड़ों को मापने का कोई तरीका खोजूंगा। मुझे किसी और रहस्यवादी ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक स्थायी समाधान नहीं होगा। अब मुझे अपनी फायर ऊर्जा और लाइटनिंग ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि यह उस बड़े काले क्रिस्टल को प्राप्त करने का समय है। यह तय करने के बाद राहुल ने सोचा कि उसे अगले महीने क्या करना चाहिए। राहुल ने कुछ देर सोचा और फैसला किया, अगले महीने के लिए मैं थंडर फायर वैली के बाहर जाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मुझे अभ्यास के दौरान एक और एलिमेंट की आत्मीयता मिल सकती है। तभी उसे अचानक राधिका की याद आई। मुझे लगता है कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या वह मेरे साथ आना चाहती है। राहुल फिर अपना कमरा से बाहर निकलकर राधिका के कमरे के दरवाजे के सामने आ गया। उद्धरण। फिर राहुल ने राधिका की कमरे का दरवाजे को खटखटाया लेकिन दरवाजा खुल गया। लगता है कि वह दरवाजा बंद करना भूल गई। फिर राहुल ने कमरे के अंदर झांका तो देखा कि राधिका गहरी नींद में सो रही है। राधिका को देखकर राहुल मन ही मन सोचा, अरे वाह, वह तो बहुत खूबसूरत है, क्या मस्त फिगर है। आज पहली बार मैंने ध्यान से उसे देखा। नहीं नहीं राहुल, तू क्या सोच रहा है, ये गलत है, तुम दूसरों की तरह कैसे सोच सकते हो। उद्धरण। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी के लिए, नहीं तो राधिका मुझे देखकर गलत सोच लेगी। राधिका को जागने के बाद तब मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह कार्य के लिए मेरे साथ आना चाहती है। उद्धरण। राहुल फिर बाहर चला गया, द्वीप से नीचे उड़ गया और उस जंगल में पहुंचा जो इन थंडर फायर वैली के पास था। राहुल को उस जगह की खोज करने में देर नहीं लगी जिसमें ब्लैक क्रिस्टल स्थित था। वह अंदर गया और देखा कि क्रिस्टल अभी भी यहीं पर है, लेकिन राहुल को वानर नहीं देखा। राहुल ने फिर क्रिस्टल को उठाया और सोचा इसे बेचकर मैं कुछ महत्वपूर्ण सामान खरीदूंगा। फिर यह सोचकर राहुल शहर की ओर उड़ गया। मुझे पहले एक स्पेस अंगूठी खरीदनी चाहिए क्योंकि कल बाहर जाने पर मुझे इसकी आवश्यकता होगी। उद्धरण। फिर राहुल शहर में आ गया और कुछ लोगों ने राहुल को देखकर अपने आपस में इशारा किया और राहुल की हाथ में बड़ा काला क्रिस्टल को देखकर कुछ ने लालच भी दिखाया, लेकिन शहर में रहते हुए वे कुछ नहीं कर सकते थे। फिर राहुल ने अपनी गति को तेज किया और क्लियर स्काई ट्रेजर्स नाम की एक बड़ी दुकान पर पहुंचा। राहुल काले क्रिस्टल के साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक कर्मचारी ने राहुल के हाथ में बड़ा क्रिस्टल देखकर राहुल से कहा, कृपया इधर से। ये कहकर वह राहुल को दूसरी मंजिल तक ले गया। यह बहुत स्पष्ट था कि राहुल बड़े काले क्रिस्टल को बेचने के लिए यहां लेकर आया था, इसलिए वह सीधे राहुल को दूसरी मंजिल तक ले गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद स्टाफ ने राहुल को एक पेशेवर मुस्कान दी और पूछा, सर, क्या आप केवल इस क्रिस्टल को बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना भी चाहते हैं? राहुल ने बड़े क्रिस्टल को मेज पर रख दिया और कहा, आइए पहले देखें कि इस क्रिस्टल की कीमत कितनी है। फिर हम उस चीज पर चर्चा करेंगे जो मैं खरीदना चाहता हूं। जरूर सर। इतना कहकर स्टाफ ने क्रिस्टल को उठाया और उसकी जांच करने लगा। 2 मिनट बाद उसने कहा, सर, यह क्रिस्टल पीक ग्रेड का है और साइज भी बड़ा है। उसके बाद उन्होंने राहुल से पूछा, आप भुगतान के रूप में किस प्रकार के मौलिक क्रिस्टल चाहते हैं? यदि आप फायर या थंडर हाई ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में भुगतान चाहते हैं तो हम उनमें से 20 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन थंडर और फायर के अलावा अन्य तत्वों के लिए हम 15 उच्च ग्रेड क्रिस्टल का भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास अन्य मौलिक क्रिस्टल हैं, वाटर, एर्थ, विंड, और हमारे पास डार्क एलिमेंट हाई ग्रेड क्रिस्टल भी हैं, लेकिन यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम इस काले रंग के बदले में उनमें से केवल 10 का भुगतान कर सकते हैं। क्रिस्टल। एपिसोड 49 मिशन फ्लड पाइथन। उसके बाद उन्होंने राहुल से पूछा, आप भुगतान के रूप में किस प्रकार के मौलिक क्रिस्टल चाहते हैं? यदि आप फायर या थंडर हाई ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में भुगतान चाहते हैं तो हम उनमें से 20 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन थंडर और फायर के अलावा अन्य तत्वों के लिए
हम 15 उच्च ग्रेड क्रिस्टल का भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास अन्य मौलिक क्रिस्टल हैं, वाटर, एर्थ, विंड, और हमारे पास डार्क एलिमेंट हाई ग्रेड क्रिस्टल भी हैं। लेकिन यदि आप उन्हें चाहते हैं तो हम इस काले रंग के बदले में उनमें से केवल 10 का भुगतान कर सकते हैं। क्रिस्टल। राहुल आश्चर्यचकित था कि उनके पास डार्क एलिमेंट क्रिस्टल थे, लेकिन निर्णय लेने से पहले उन्होंने पूछा, क्या आप स्पेटियल रिंग बेचते हैं? स्टाफ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम भी स्पेटियल रिंग बेचते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उनमें से केवल 2 हैं। एक में 10 क्यूबिक मीटर की जगह है और दूसरे में 25 क्यूबिक मीटर की जगह है। 10 क्यूबिक मीटर की कीमत रिंग 30 हाई ग्रेड फायर या थंडर एलिमेंटल क्रिस्टल्स है। अगर आपके पास वाटर, अर्थ या एयर एलिमेंटल क्रिस्टल है तो इसकी कीमत 24 हाई ग्रेड क्रिस्टल होगी। अगर आपके पास लाइट और डार्क एलिमेंट क्रिस्टल है तो इसकी कीमत केवल 16 हाई ग्रेड क्रिस्टल होगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने फिर उस आदमी को 25 क्यूबिक मीटर रिंग की कीमत बताने से रोका और कहा, मुझे 10 डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल दे दो। स्टाफ मुस्कुराया और कहा, जरूर सर। फिर उसने किनारे पर एक दराज खोला और 10 उच्च ग्रेड डार्क एलिमेंट क्रिस्टल राहुल को दिया। उन्हें प्राप्त करने के बाद राहुल ने कर्मचारियों से पूछा, क्या आप उच्च श्रेणी के क्रिस्टल अर्जित करने का कोई तेज तरीका जानते हैं? स्टाफ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा और कहा, उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल अर्जित करने का तेज तरीका गिल्ड हॉल से मिशन प्राप्त करना या एक गुट में शामिल होना और उनके द्वारा पोस्ट किए गए मिशन को पूरा करना है। दूसरा तरीका शक्तिशाली जानवर ग्रेड 5 और ग्रेड 6 को मारना है। जानवरों को उनकी हड्डियों और खाल के रूप में कवच और अन्य चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अंत में वह हिचकिचाहट के साथ रुक गया क्योंकि उसने सोचा था कि राहुल ऐसे शक्तिशाली जानवरों को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या आप मुझे गिल्ड हॉल के बारे में और बता सकते हैं? राहुल ने गिल्ड हॉल के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए राहुल ने गिल्ड हॉल के बारे और भी जानकारी प्राप्त के लिए स्टाफ से फिर पूछा। गिल्ड हॉल में लोग अपने अनुरोध और पुरस्कार रख सकते हैं, जिसका प्रबंधन संयुक्त रूप से शक्तिशाली गुटों द्वारा किया जाता है, जैसे थंडर फायर वैली, स्काईलार्क पवेलियन, थाउजेंड सीज पैलेस, क्लाउड फैंटेसी पैलेस आदि। वहां विभिन्न प्रकार के मिशन हैं, जैसे कि एस्कॉटिंग के रूप में विशिष्ट प्रकार के जानवरों का शिकार करना, उदाहरण के लिए थरी आइड डाक फ्रॉग की जहर की थैली आदि। गिल्ड हॉल के कामकाज को समझते हुए राहुल ने सिर हिलाया। फिर राहुल पूछा, क्या आपके स्टोमे को मिशन है? कर्मचारी सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझके और अपनी मुस्कान को फिर से बरकरार रखते हुए कहा, वास्तव में हाँ, हमने गिल्ड हॉल में एक मिशन पोस्ट किया है। मिशन एक बार अजगर को जीवित वापस लाने के बारे में है। जीवित के रूप में इसमें बहुत घायल नहीं होना चाहिए। हमें मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में यहाँ से दक्षिण में 140 km दूर एक बड़ी झील पर एक फ्लड ड्रैगन देखा गया था। राहुल ने पूछा, उस फ्लड ड्रैगन का ग्रेड क्या है और पुरस्कार क्या है? वो फ्लड ड्रैगन ग्रेड 6 और इनाम है। स्टाफ ने कुछ सेकंड के लिए एक बार फिर झिझकते हुए कहा, इनाम 100 उच्च श्रेणी की गड़गड़ाहट या फायर तत्व क्रिस्टल है। इनाम के बारे में सुनकर राहुल की आंखें चमक गईं, लेकिन राहुल ने अपने खुशी को कर्मचारी को पता चलने नहीं दिया। फिर राहुल कर्मचारी से कहा, क्या इनाम थोड़ा कम नहीं है? जैसे आप चाहते हैं कि बाढ़ का अजगर ज्यादा चोट के बिना जीवित रहे, है ना? यह है। स्टाफ थोड़ा हिचकिचाया और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, वास्तव में मुझे भी लगता है कि इनाम थोड़ा कम है, लेकिन बॉस कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे मिशन को स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैं उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मेरा एक बड़ा भाई है जो एक बहुत शक्तिशाली एलिमेंटल आर्कमेज है। अगर मैं आपके बॉस से कुछ चीजों के बारे में बात कर सकता हूं, तो मेरा भाई इस मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। यह सुनकर स्टाफ हैरान रह गया और कहा, ओह, फिर कुछ मिनट रुकिए, बॉस तीसरी मंजिल पर है। मैं बॉस को आपके बारे में बताता हूं जो आपने कहा। यह कहकर वह ऊपर चला गया। स्टाफ कुछ मिनटों के बाद वापस आया और राहुल को अपने साथ ऊपर जाने के लिए कहा। फिर वे दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे और राहुल ने बॉस के कार्यालय में प्रवेश किया, जबकि कर्मचारी काम पर वापस चले गए।
बॉस ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 40वें वर्ष में था। उसकी नारंगी दाढ़ी और थोड़ा थोड़ा सफेद बाल थे। वह शारीरिक रूप से ज्यादा बुरा नहीं दिखता था। बॉस ने इशारा किया और राहुल को बैठने के लिए कहा। राहुल के कुर्सी पर बैठने के बाद बॉस ने कहा, तो आप बाढ़ के अजगर को जीवित वापस लाने के मेरे अनुरोध के बारे में क्या बात करना चाहते थे? मैं आपको पहले से बता दूंगा कि मैं पुरस्कार नहीं बढ़ाऊंगा। राहुल बस मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आप बाढ़ के अजगर को पाने की कितनी जल्दी में हैं। इस मालिक के साथ माइंड गेम खेलने की उसकी अपनी योजनाएं थी ताकि वह इनाम बढ़ा सके। बॉस की आंख थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने शांत भाव से जवाब दिया, हमें बाढ़ के अजगर को पकड़ने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने देखा। राहुल ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आपके पास एक और बाढ़ अजगर के ठिकाने के बारे में जानकारी है? बॉस ने झिझकते हुए कहा, नहीं, हमें एक और बाढ़ अजगर के ठिकाने की जानकारी नहीं है। राहुल ने फिर मुस्कुराया और अपनी इनाम की पेशकश की। इनाम में 50 घन मीटर स्पेस की अंगूठी जोड़े और मैं एक दिन में बाढ़ के अजगर को बिना ज्यादा चोट के यहां लाऊंगा। एपिसोड 50 बॉस ब्लैकमेल। राहुल ने फिर मुस्कुराया और अपनी इनाम की पेशकश की। इनाम में 50 घन मीटर स्पेस की अंगूठी जोड़े और मैं एक दिन में बाढ़ के अजगर को बिना ज्यादा चोट के यहां लाऊंगा। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर बॉस हैरान और लगभग गुस्से से पागल ही हो गया। लेकिन उसने खुद को शांत किया और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ बात करने के लिए अब कुछ नहीं है। अब आप जा सकते हैं। राहुल ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और बड़बड़ाने से पहले ऊपर देखा, चूंकि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने भाई से इसे मेरे लिए पकड़ने का अनुरोध करूंगा। मैं लंबे समय से एक शांत पालतू जानवर चाहता हूं, और यह बार ड्रैगन एक आदर्श विकल्प है। यह सुनकर बॉस का चेहरा लाल पीला गया। फिर राहुल बस खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा। अतिथि कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे लगता है कि हम अपने सौदे पर चर्चा कर सकते हैं। बॉस ने अपना आपा खो दिया और कांपती आवाज के साथ कहा। राहुल ने भ्रमित चेहरे से बॉस की ओर देखा और पूछा, लेकिन चूंकि आप जल्दी में नहीं हैं, आप एक और बार ड्रैगन का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। मुझे वास्तव में एक अच्छा पालतू जानवर चाहिए था। बॉस के चेहरे पर पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, दरअसल हम जल्दी में हैं और अगर अगले 3 दिनों में कोई भी मिशन लेने के लिए नहीं आया तो मैं इनाम बढ़ाने जा रहा था। लेकिन जब आपने अपनी मदद की पेशकश की, हम डील पर चर्चा कर सकते हैं। बस हमारे पास 50 क्यूबिक मीटर स्पेस वाला स्टोरेज रिंग नहीं है। राहुल एक चुटीले बगवा की तरह मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस बाढ़ अजगर को जीवित क्यों चाहते हैं? बॉस ने एक पल के लिए सोचा और आहें भरते हुए कहा, दरअसल मेरी बेटी को 1000 सीज पैलेस देवेंद्र के बड़े के बेटे से प्यार हो गया, जब वह वहां प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, देवेंद्र की मां जो भी है। 1000 सीज पैलेस के बुजुर्ग अपने रिश्ते से बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन उनका बेटा पीछे नहीं हटे और अंत में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वे एक असाधारण ग्रेड 6 जानवर को शादी लाकर अपनी क्षमता को साबित करना होगा और फिर उन्हें दे दें 30 दिनों में उपहार के रूप में, वह अपने बेटे को मेरी बेटी से शादी करने देगी। यदि 20 दिनों में हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वह अपने बेटे की शादी उनके 1000 समुद्र महल में एक बड़े एल्डर की बेटी से करेगी। उसके बाद बॉस ने फिर से आह भरी और कहा, असाधारण ग्रेड 6 जानवर का मतलब जानवर है जो ग्रेड 7 तक पहुंच सकता है, और हाल ही में मैंने सुना है कि केवल एक असाधारण ग्रेड 6 जानवर बार ड्रैगन है। अब पहले से ही 15 दिन हो चुके हैं और केवल 5 दिन बचा है। तो ये बात है। राहुल ने सब कुछ सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम कितना इनाम बढ़ाने जा रहे थे? बॉस ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए कुछ सोचा और कहा, 150 हाई ग्रेड फायर या थंडर क्रिस्टल और पानी, पृथ्वी, लकड़ी, डाक और एयर से उनकी पसंद के 20 हाई ग्रेड क्रिस्टल। राहुल ने सिर हिलाया और पेशकश की, ये कैसा रहेगा? मुझे वाटर, एर्थ, वुड, अंधेरे और एयर के 20 उच्च ग्रेड क्रिस्टल दें और 25 क्यूबिक मीटर स्टोरेज रिंग में जोड़ें। मुझे उन उच्च श्रेणी की आग की आवश्यकता नहीं है। और थंडर क्रिस्टल, आपको क्या लगता है?
यदि आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं तो मैं एक दिन में आपके लिए बाढ़ का अजगर लाऊंगा। बॉस सोच में पड़ गया और कुछ मिनट सोचने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है, मैं इस सौदे को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे बाढ़ के अजगर को बिना कोई चोटों के जिंदा ला कर दो। अगर आप इसे बहुत अधिक चोट पहुंचाते हैं तो मुझे करना होगा लाइट एट्रीब्यूट एलिमेंटल जादूगर की मदद का अनुरोध करके ड्रैगन को ठीक करने के लिए एक और राशि खर्च। ब्लैकमेल किए जाने के बाद से ही उसके सिर में अभी भी परेशानी था। मैं इस सौदे को केवल इसलिए स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने लिए बार ड्रैगन ले लेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं यदि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूं तो। उद्धरण। राहुल ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अब आप बस पुरस्कार तैयार करो और खुशखबरी की प्रतीक्षा करो। राहुल ये कहकर उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे से निकल गया। अगर 20 हाई ग्रेड क्रिस्टल मेरे शरीर को परिष्कृत करने और कताई क्रिस्टल बनाने के लिए पर्याप्त हैं तो मेरे पास 4 और समानताएं होंगी। अरे, ये बहुत बढ़िया होगा। अपने उत्साह को समेटे हुए राहुल बड़ी दुकान को छोड़कर उस झील के स्थान की ओर उड़ने लगा जहां वह बाढ़ अजगर रहता था। राहुल ने लगातार उड़ान भरी और एक बार फिर लोकेशन पूछी। जब रास्ते में एक शहर का सामना करना पड़ा तो उसे झील पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। चूंकि अभी भी रात थी, हो सकता है कि बाढ़ का अजगर सो रहा हो और झील अभी बहुत शांत थी। राहुल ने इंटरफेस को देखा और देखा कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी कम चल रही थी। मानसिक ऊर्जा 31%, 100%। राहुल ने फिर झील में गोता लगाया और बाढ़ के अजगर की खोज शुरू कर दी। 30 मिनट के बाद शांत झील अशांत दिखाई दी, जैसे छोटे पंखों वाला एक 50 मीटर लंबा और 5 मीटर मोटा सांप और उसके सिर पर 2 सींग झील पर उभर आए। राहुल भी बाहर उड़ गया और बाढ़ अजगर के खिलाफ आमने सामने आकाश में तैर गया। रॉरर। तारांकन। द फ्लड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए राहुल की ओर देखा। इस चींटी जैसे प्राणी ने सोते समय उसे क्यों परेशान किया? फ्लड ड्रैगन यही सोच रहा होगा। फिर फ्लड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वाटर कैनन का एक बड़ा और मोटा जेट बहुत तेज गति से राहुल की ओर फेंका। एपिसोड 51 स्पेस एंगूदी। राहुल ने फिर झील में गोता लगाया और बाढ़ के अजगर की खोज शुरू कर दी। 30 मिनट के बाद शांत झील अशांत दिखाई दी, जैसे छोटे पंखों वाला एक 50 मीटर लंबा और 5 मीटर मोटा सांप और उसके सिर पर 2 सींग झील पर उभर आए। राहुल भी बाहर उड़ गया और बाढ़ अजगर के खिलाफ आमने सामने आकाश में तैर गया। रॉरर। तारांकन। द फ्लड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए राहुल की ओर देखा। इस चींटी जैसे प्राणी ने सोते समय उसे क्यों परेशान किया? फ्लड ड्रैगन यही सोच रहा होगा। फिर फ्लड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वाटर कैनन का एक बड़ा और मोटा जेट बहुत तेज गति से राहुल की ओर फेंका। राहुल ने आने वाले हमले को देखा और सोचा, चलो देखते हैं कि यह असाधारण ग्रेड 6 जानवर मुझे चोट पहुंचा सकता है या नहीं। उद्धरण। फिर राहुल बिना हिले डुले वहीं तैरने लगा और हमले को उस पर लगने दिया। बम प्लाश। हमला होने के बाद राहुल को केवल अपने शरीर को खरोंचने का मन हुआ और उसे पीछे धकेला भी नहीं गया। नजारा देखकर फ्लड ड्रैगन भी भ्रमित और हतप्रभ नजर आया। राहुल बस मुस्कुराया और उसके सिर पर बैठने और दोनों सींगों को पकड़ने से पहले बहुत तेज गति से बाढ़ अजगर की ओर एक फायर गोली मार दी। रॉर। तारांकन। फ्लड ड्रैगन दहाड़ता हुआ जैसे ही उल्टा हिलने लगा और उसने राहुल को अपने सिर से हिलाने की कोशिश की। लगता है आप तब तक आज्ञाकारी रहेंगे जब तक आपको कुछ दर्द महसूस न हो। राहुल ने फिर एक हाथ से मुट्ठी बनाई और उसके सिर पर एक ठोस मुक्का मारा, जबकि वह अभी भी अपने दूसरे हाथ से एक सींग पकड़ रखा था। फ्लड ड्रैगन की आंखें लाल हो गईं और वह निडर हो गया और भी अधिक हिंसक रूप से आगे बढ़ने लगी। यह देखकर राहुल भी नाराज हो गया और उसने उसके सिर पर 2 और घूंसे मारे, जिससे सीधे फ्लड ड्रैगन बेहोश हो गया। फिर उसने फ्लड ड्रैगन की पूंछ पकड़ ली और उसे झील के बाहर रख दिया। बाढ़ के अजगर को देखते हुए राहुल ने सोचा, जागने में कितना समय लगेगा? मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और उड़ते हुए वापस नहीं आ सकता। इस जानवर को अपने साथ लाने से और भी अधिक ऊर्जा की खपत होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास अकेले लौटने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा भी नहीं है। टिल्डा मानसिक क्षेत्र, शुद्ध टिल्डा।
मानसिक ऊर्जा 8%, 100%। कुछ सेकंड के लिए इसके बारे में सोचने के बाद राहुल ने इस फ्लड ड्रैगन को जगाने का फैसला किया। वो फ्लड ड्रैगन के सिर की ओर बढ़ा और कुछ थप्पड़ मारे। यह देखकर कि फ्लड ड्रैगन अपने होश में नहीं आ रहा था, राहुल ने अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ाया और उसे कुछ और थप्पड़ मारे। थप्पड़ खाने के बाद फ्लड ड्रैगन की आंखें खुल गईं और उसने फड़फड़ाया, उसके छोटे पंख उड़ गए। यह देख राहुल तेज गति से एक बार फिर उसके सिर पर बैठ गया। दौड़ना बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं वास्तव में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फ्लड ड्रैगन की आंख में स्पष्ट रूप से डर दिखाई दे रहा था और उसने दौड़ना बंद कर दिया था। यह देखकर राहुल मुस्कुराया और बोले, अच्छा बेटा। थंडर फायर वैली की दिशा में फ्लड ड्रैगन को उड़ान भरने का आदेश देने से पहले उन्होंने द फ्लड ड्रैगन की चेतना में अपनी मानसिक ऊर्जा को जबरदस्ती इंजेक्ट किया। फ्लड ड्रैगन ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह इस इंसान से पूरी तरह डरता था जिसने इसे कुछ घूंसे से हरा दिया था। यह खुश था कि वह मारा नहीं गया था। जीवित रहना जानवरों की सबसे सहज प्रवृत्ति है और यह उच्च श्रेणी के जानवरों पर और भी अधिक स्पष्ट था। फ्लड ड्रैगन की गति राहुल की गति जितनी तेज नहीं थी, इसलिए जब वह अंत में शहर लौटा तो पहले से ही 5 बजे थे। वो फ्लड ड्रैगन को जमीन पर नहीं उतरने दे सकता था, इसलिए राहुल ने उसे आकाश में तैरने की आज्ञा दी, जबकि वह दुकान की ओर उड़ गया। क्लियर स्काई ट्रेजर्स। बहुत से लोग पहले फ्लड ड्रैगन को देखकर डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने उस पर एक इंसान को देखा तो उन्हें राहत मिली। इसका मतलब है कि फ्लड ड्रैगन एक पावरहाउस के नियंत्रण में था। लेकिन जब उन्होंने राहुल को देखा तो वे और भी हैरान हो गए। वह कौन है? वह इस असाधारण ग्रेड 6 फ्लड ड्रैगन को वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने सिर हिलाया, उस व्यक्ति से सहमत हुए जिसने अभी अभी बात की थी। शक्तिशाली कबीले का कोई युवा स्वामी होना चाहिए या उसके माता पिता एक शक्तिशाली गुट में एक बड़ा जादूगर होना चाहिए। उन्होंने उसके लिए फ्लड ड्रैगन को वश में किया होगा। लोग बोलते रहे। इस बीच राहुल पहले ही दुकान के प्रवेश द्वार पर आ गया और बॉस के कार्यालय में चला गया। कार्यालय के अंदर बॉस चौंक गया क्योंकि उसने पहले ही फ्लड ड्रैगन को अपने कार्यालय के खिड़की से अपनी दुकान के ऊपर तैरते हुए देखा था। अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है। इसके अलावा उसका बड़ा भाई उसके साथ क्यों नहीं आया? उद्धरण। बॉस संदेह से भर गया जब उसने अपने कार्यालय का दरवाजा खुला और राहुल को तो उसने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाए और उसने राहुल का स्वागत किया। आपका स्वागत है अतिथि, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ इतनी तेजी से फ्लड ड्रैगन लाएंगे। अच्छा हुआ कि मुझे कुछ काम था और इसलिए रात को तुम्हारे जाने के बाद सोने के लिए घर नहीं गया। राहुल बस मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, क्या आपने पुरस्कार तैयार किए हैं? और आप इस फ्लड ड्रैगन को देख सकते हैं, इसमें कोई भी चोटें नहीं है। बॉस ने झट से घंटी दबा दी और कुछ ही देर बाद स्टाफ की वर्दी में एक व्यक्ति आया। जाओ और वाटर, एर्थ, लकड़ी, अंधेरे और विंड तत्वों के 20 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल तैयार करें और उन्हें 25 क्यूबिक मीटर रिंग के अंदर रखें और यहां लेकर आओ तेज। इतना कहकर बॉस ने राहुल को देखकर मुस्कुराया और कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, कुछ ही मिनटों में इनाम आ जाएगा। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ नहीं आया? एपिसोड 52 द डार्क एनर्जी। राहुल बस मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, क्या आपने पुरस्कार तैयार किए हैं? और आप इस फ्लड ड्रैगन को देख सकते हैं, इसमें कोई भी चोटें नहीं है। बॉस ने झट से घंटी दबा दी और कुछ ही देर बाद स्टाफ की वर्दी में एक व्यक्ति आया। जाओ और वाटर, एर्थ, लकड़ी, अंधेरे और विंड तत्वों के 20 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल तैयार करें और उन्हें 25 क्यूबिक मीटर रिंग के अंदर रखें और यहां लेकर आओ तेज। इतना कहकर बॉस ने राहुल को देखकर मुस्कुराया और कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, कुछ ही मिनटों में इनाम आ जाएगा। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ नहीं आया? राहुल ने कहा, नहीं, मेरे बड़े भाई को यहाँ अपना समय बर्बाद करने की कोई नहीं जरूरत नहीं थी। वह फ्लड ड्रैगन को पकड़ने के बाद अपना काम करने के लिए चला गया। बॉस गुप्त रूप से चकित था कि इतना छोटा होने के बावजूद राहुल ने पहले से ही अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया।
हो सकता है कि उसने हाल ही में अपना मानसिक क्षेत्र खोला हो और उसने ग्रे अशुद्धता को साफ नहीं किया होगा। उद्धरण। जल्द ही 1 मिनट बीत गया और स्टाफ वर्दी वाला व्यक्ति अपने साथ एक स्पेस की अंगूठी लाता हुआ दिखाई दिया। बॉस ने उसे राहुल को अंगूठी देने का इशारा किया। राहुल ने अंगूठी ले लिया और अपनी उंगली पर अंगूठी पहनने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके इसकी सामग्री की जांच की। फिर उसने बॉस की ओर देखा और कहा, अच्छा, चलो बाहर चलते हैं, आप फ्लड ड्रैगन पर अपने ब्रांड को चिन्हित कर दो, मैं अपना ब्रांड हटा दूंगा। वे दोनों बाहर गए और फ्लड ड्रैगन की ओर उड़ गए। राहुल ने अपने ब्रांड को हटाने से पहले बॉस की ब्रांड का छाप छोड़ी। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके अपने कंधे से बोझ हल्का हो गया। फिर उसने राहुल को धन्यवाद दिया। ठीक है, मैं जल्दी में हूं, इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूं। काश आपकी बेटी की शादी सुचारू रूप से हो। ये कहने के बाद वह घाटी में थंडर फायर वैली के तैरते द्वीप की ओर उड़ गया। राहुल के उड़ते हुए सिलहूट को देखकर बॉस ने सोचा, ये युवक इतना सरल नहीं है जितना लगता है। ये भी नहीं लगता कि उसने अपने मानसिक दायरे के ऊर्जा को थोड़ा सा भी साफ किया होगा। इस बीच राहुल को अपने घर आने में देर नहीं लगी। अंदर जाने के बाद राहुल ने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया और अंगूठी से प्रत्येक तत्व के 2 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को बाहर निकालने से पहले दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अपने पास रख दिया, जबकि वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। राहुल 5 घंटे से थोड़ा पहले उठा। फिर उसने अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर जांच की और काला भावर अभी भी क्रिस्टल से सार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। यह देखकर राहुल ने सोचा, मैं साहसिक योजना को तब तक के लिए स्थगित कर दूंगा जब तक कि मैं सभी क्रिस्टल से सार को अवशोषित नहीं कर लेता। उद्धरण। फिर वह राधिका के बेडरूम की ओर गया और राहुल ने दरवाजा को खटखटाया। फिर जल्दी ही राधिका ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या है राहुल? मैं कुछ दिनों के बाद साहसिक यात्रा के लिए जाने की योजना बना रहा हूं और मैं 1 महीने के लिए बाहर रहूंगा। मेरा सुझाव है कि आप मेरे साथ आए क्योंकि यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आप पर है, आप इसके बारे में सोचकर बता सकती है। जब मैं कुछ दिनों के बाद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये सब कहकर राहुल अपने बेडरूम में वापसी चला गया। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर राधिका अचंभित रह गई और सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण। अपने बेडरूम के अंदर पहुंचने के बाद राहुल ने स्टोरेज रिंग से सभी 110 क्रिस्टल निकाले। अतिरिक्त 10 क्रिस्टल हाई ग्रेड डार्कनेस क्रिस्टल थे जो उन्हें द बिग ब्लैक क्रिस्टल बेचकर मिले थे। उन्हें बिस्तर पर अपने चारों ओर व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर के अंदर इंजेक्ट किया और सो गए। राहुल के कमरे के दरवाजे को देखते हुए राधिका इस समय भ्रमित होकर हॉल में बैठी थी जैसा उसने सोचा था। यह पहले से ही चौथे दिन की रात है और वह अभी भी कमरे में है। वह वास्तव में क्या कर रहा है? क्या उसे खाने की जरूरत नहीं है? उद्धरण चिन्ह। राहुल के कमरे के अंदर, चूंकि उसकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी, काले भंवर की अवधि और प्रभाव भी बढ़ गया था। इन 4 दिनों में उसने केवल एक ही काम किया और वह था काले भंवर को उसकी मानसिक ऊर्जा के ठीक होते ही खिलाते रहना। वह अब ठीक होने का समय 4 घंटे 30 मिनट था। परंतु ब्लैक वर्लपूल ने बदले में कुछ भी जारी नहीं किया। भले ही उसने 100 उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया, ये वैसा ही है जब उसने काले क्रिस्टल से सार को अवशोषित किया था। अब डार्क एलिमेंट के केवल 8 हाई ग्रेड क्रिस्टल बचे थे। फिर राहुल एक बार फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को काले भंवर को खिलाया और वह उच्च श्रेणी के डार्क एलिमेंट क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 4 घंटे और लगभग 30 मिनट के बाद राहुल एक बार फिर उठा, लेकिन जैसे ही वह उठा, वह अपने शरीर की स्थिति को महसूस करते हुए बहुत खुश हुआ। काला भंवर उसके शरीर में गहरे रंग की ऊर्जा छोड़ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने समानता को, उस दर्द को याद किया जो उन्होंने पहले झेला था और उसे तकलीफ दिया था। SHT। वह खड़ा हो गया और जल्दी से एक कपड़ा पकड़ लिया, जबकि वह अभी भी कर सकता था, और उसे अपने दांतों के बीच भर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा और शरीर के अंदर द डार्क एनर्जी भड़कने लगी। चुपचाप कराहते हुए राहुल को बिस्तर पर लकवा मार गया था।
एपिसोड 53 न्यू एडवेंचर। वह खड़ा हो गया और जल्दी से एक कपड़ा पकड़ लिया जबकि वह अभी भी कर सकता था और उसे अपने दांतों के बीच भर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा और शरीर के अंदर द डार्क एनर्जी भड़कने लगी। चुपचाप कराहते हुए राहुल को बिस्तर पर लकवा मार गया था। उनके शरीर के कोने कोने में अंधेरी ऊर्जा भर गई थी, जैसे कि उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। केवल अच्छा बात यह था कि यह भी ब्लैक क्रिस्टल एनर्जी की तरह 10 मिनट तक चला। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राहुल ने सोचा, जब तक मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर राहुल अपने मानसिक क्षेत्र की जांच की और ब्लैक मेटेलिक क्रिस्टल के बगल में एक डार्क क्रिस्टल तैर रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी थोड़ी सी जल, पृथ्वी, लकड़ी और वायु सार ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास मौजूद क्रिस्टल के साथ मैं डार्क एलिमेंटल एनर्जी सी बनाना शुरू कर सकता हूं। उदाहरण, इस तैरते द्वीप पर कोई डार्क एलिमेंट ट्रेनिंग चैम्बर नहीं था, इसलिए राहुल केवल क्रिस्टल के माध्यम से ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। राहुल ने अपने दोनों टांगों को मोड़कर बैठ गया और 2 डार्क एलिमेंट क्रिस्टल को उठाया और एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने क्रिस्टल से डार्क एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करने की राहुल की गति को देखता तो बेहोश हो जाता, क्योंकि हर बार राहुल के शरीर को काले भंवर से अजीब ऊर्जा द्वारा परिष्कृत किया जाता है, वह संबंधित तात्विक ऊर्जा की आत्मीयता प्राप्त करता है और यह शिखर ग्रेड आत्मीयता से भी उच्च ग्रेड था। केवल 30 मिनट में राहुल ने 2 उच्च श्रेणी के डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल्स के अंदर सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। 2 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद उनके ऊर्जा क्षेत्र में डार्क गैसीय ऊर्जा का एक छोटा द्रव्यमान दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में द डार्क क्रिस्टल भी आ गया और डार्क एलिमेंटल सी के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। जिसे समुद्र कहा जाता है वह एक कटोरे से भी छोटा था। यह देखते हुए कि कताई डार्क क्रिस्टल ने 1 सेकंड में सब कुछ अवशोषित कर लिया, राहुल ने डार्क क्रिस्टल से मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। राहुल ने देखा कि 14वें डार्क एलिमेंटल क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने की गति थोड़ी तेज हो गई। लगभग 12 घंटों में राहुल ने सभी उच्च श्रेणी के डार्क क्रिस्टल से डार्क एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित करना समाप्त कर दिया था। अब उनका डार्क एलिमेंटल एनर्जी का भंडार अग्नि और बिजली की ऊर्जा से भी अधिक था। राहुल के पास वर्तमान में अग्नि ऊर्जा की 8 बूंदें और बिजली की ऊर्जा की 9 बूंदें थीं। इस बीच डार्क एनर्जी की बूंदों की संख्या 24 थी। लेकिन मुझे कोई डार्क एलिमेंट स्पेल नहीं पता है। कोई बात नहीं, जब मैं एडवेंचर करने जा रहा हूं तो मैं अपने मंत्र खुद बनाऊंगा। वैसे भी यह उतना कठिन नहीं है। मेरे पास पृथ्वी से अच्छी कल्पना और ज्ञान है। जहां मैंने जादू पर कई फैंटेसी किताबें पढ़ी, मुझे अभी अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता है जो मुझे अभ्यास से प्राप्त होता है। उदाहरण, राहुल फिर उठा और अपने शरीर को फैलाया, लेकिन पहले चलो कुछ खा लेते हैं। राहुल बाहर आया और देखा कि राधिका हॉल में बैठी है। उसे देखकर उसने कहा, ओह तुम यहाँ हो, कुछ मिनट रुको, मैं खाने के लिए कुछ लाने जा रहा हूँ। ये कहकर राहुल बाहर चला गया। फिर जल्दी ही राहुल खाने का कुछ लेकर वापस आ गया और दोनों ने मिलकर खाया। फिर राहुल ने पूछा, तो तुमने क्या फैसला किया, आ रहे हो या नहीं? राधिका ने राहुल की ओर देखा और कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इस बारे में राधिका पहले बहुत सच्चा था और आखिर में फैसला किया कि राहुल के साथ जाना ही उसके लिए एक अच्छा विकल्प था और यही सोचकर राधिका ने राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बढ़िया, चलो अपने कपड़े पैक करते हैं और अभी चलते हैं। राहुल ये कहकर अपने कमरे में चला गया और अपने कपड़े स्टोरेज रिंग में रखने लगा। राधिका भी अपने कमरे में गई और अपने कपड़े अपने बैग में पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद वह पैकिंग कर चुकी थी और उस हॉल में पहुंची जहां राहुल पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि उसके पास कोई बैग नहीं है, राधिका ने उलझन से पूछा, तुम्हारा बैग कहाँ है? राहुल मुस्कुराया और उसके बैग पर हाथ लगाने से पहले उसकी ओर चल दिया। तुम क्या कर रहे हो? राधिका उलझन में थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका बैग अचानक गायब हो गया। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से राहुल को ही देख रही थी, लेकिन फिर उसने राहुल के हाथों पर अंगूठी देखी और समझ गई। ओह, तो आपने एक स्टोरेज रिंग खरीदी, लेकिन वे बहुत महंगी हैं, आपको ये कैसे मिली?
राधिका ने राहुल से पूछा। राहुल ने अपने कंधे हो उचकाते हुए कहा, मैंने गिल्ड हॉल से एक मिशन लिया था और यह मिशन एक असाधारण ग्रेड 6 बार ड्रैगन को जीवित पकड़ने के बारे में था, जिसने मुझे ये स्पेस अंगूठी और कुछ अन्य चीजें पुरस्कार के रूप में दिया। राधिका ने ये सुनकर सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, इसके बारे में सोचना ही बेकार है, हमेशा कुछ न कुछ सबसे अलग करते रहता है और जिससे सामने वाले को बड़ा झटका लगता है। अब राधिका उसके करतब से हैरान नहीं थी और उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि राहुल बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार उसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था उससे वह इनकार नहीं कर सकती थी। उस ग्रेड 6 फायर स्केल्ड ग्रीन विंग लान की राहुल की एक ही हमले से उसकी मौत हो गई थी। राहुल फिर दरवाजे की ओर चलने लगा और उसने कहा, चलो अभी चलते हैं, पहले मैं एक उड़ने वाले जादुई जानवर को पकड़ लूंगा ताकि मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग न करना पड़े। राधिका ने हाँ में अपना सर हिलाए और राहुल के पीछे पीछे चलने लगी। राहुल ने फिर अपने हाथों को राधिका की ओर बढ़ाया और राधिका की हाथ को पकड़ लिया, जिससे राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका जानती थी कि वह आसमान में उड़ नहीं सकती है, इसीलिए राहुल उसका हाथ पकड़ा है और जिससे कि राहुल उसको साथ लेकर उड़ सके। एपिसोड 54 वन ऑफ ओरिजिन। राधिका ने हाँ में अपना सर हिलाए और राहुल के पीछे पीछे चलने लगी। राहुल ने फिर अपने हाथों को राधिका की ओर बढ़ाया और राधिका की हाथ को पकड़ लिया, जिससे राधिका कुछ नहीं बोली। राधिका जानती थी कि वह आसमान में उड़ नहीं सकती है, इसीलिए राहुल उसका हाथ पकड़ा है और जिससे कि राहुल उसको साथ लेकर उड़ सके। फिर राहुल ने राधिका से पूछा, क्या आप जानते हैं कि फायर ईगल्स कहाँ मिल सकते हैं? हम उन्हें द्वीप पर जंगल में या इन थंडर फायर वैली के पास के जंगल में पा सकते हैं, राधिका ने कहा। राहुल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो इन थंडर फायर वैली के पास के जंगल में चलते हैं। 10 मिनट बाद दोनों इन थंडर फायर वैली के पास जंगल में पहुंचे। हमें उस जगह की तरफ जाना चाहिए जहां ज्यादा तापमान हो और आग की ऊर्जा ज्यादा हो, वहीं फायर ईगल्स मिल सकते हैं, राधिका ने राहुल से कहा। राहुल ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और एक दिशा में अधिक अग्नि ऊर्जा को महसूस करने के बाद अपनी दिशा बदल दी। उन्होंने तेज गति से 5 मिनट के लिए उड़ान भरी, फिर जल्दी ही एक फायर ईगल को देखा, लेकिन राहुल ने उसे पकड़ने के लिए रुकने के बजाय आगे बढ़ गया। राधिका उलझन में थी और राहुल से पूछा, तुमने इसे कैद क्यों नहीं किया? मैं ग्रेड 6 फायर ईगल को पकड़ना चाहता हूं और वह ग्रेड 5 फायर ईगल था, राहुल ने कहा। ग्रेड जितना अधिक होगा उनकी क्षमताएं उतनी ही अधिक होंगी। जाहिर तौर पर ग्रेड 6 फायर ईगल ग्रेड 5 वाले की तुलना में बहुत तेजी से उड़ सकता है, इसलिए राहुल ग्रेड 6 फायर ईगल को पकड़ने का इरादा कर रहा था। एक निश्चित दिशा की ओर उड़ान भरने के 5 और मिनट के बाद उन्हें अंततः ग्रेड 6 फायर ईगल का सामना करना पड़ा। यह देखकर राहुल ने राधिका को नीचे रखकर जल्दी से उसे छुपा दिया। फिर राहुल फायर ईगल की ओर बढ़ गया। फायर ईगल ने पहले ही एक बार हमला कर दिया था जब राहुल उसकी ओर उड़ रहा था, लेकिन राहुल ने लापरवाही से इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि यह एक फायर एलिमेंटल हमला था जिससे राहुल को एक खरोच भी नहीं आ सकता था। राहुल ने फिर फ्लड ड्रैगन की तरह इसे बेहुदा पीटा और फिर उसमें अपना मार्क ब्रांडेड कर दिया। राहुल ने फिर जानवर को नीचे उतरने की आज्ञा दी, फिर जानवर नीचे उतर गया। जानवर को नीचे उतरने के बाद राहुल राधिका को लिया और जानवर पर बैठ गया। फायर ईगल वास्तव में एक बहुत अच्छा माउंट जानवर है। इसकी गति फ्लड ड्रैगन से तेज है और इसकी चौड़ी पीठ पर बैठना बहुत आरामदायक है। इसके पंख और पूंछ में हमेशा आग लगी रहती है जबकि इसके अन्य भाग मुलायम पंखों से ढके रहते हैं, राहुल ने सोचा। उस पर उड़ते हुए राहुल ने राधिका से फिर पूछा, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां हमें खजाने और विभिन्न प्रकार के जानवर भी मिल सकते हैं? राधिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, जो मुझे पता है वह वन ऑफ ओरिजिन है। यह एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जहां विभिन्न गुटों और दुष्ट चिकित्सकों के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खजाने को खोजने के लिए साहसिक कार्य करते हैं। पूरा जंगल इतना बड़ा है कि कोई भी इसके सटीक आकार को नहीं जानता है। आखिरकार जंगल भी विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली जानवरों से खतरे से भरा है। ऐसी दिलचस्प जगह के बारे में सुनकर राहुल की आंखें चमक उठी। फिर हम वहां चलेंगे, क्या आप इसकी लोकेशन जानते हैं? राहुल ने कहा।
मैं केवल सामान्य दिशा जानती हूँ जो उत्तर है, राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा। राहुल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, सामान्य दिशा काफी है, अभी के लिए हम उत्तर के किसी शहर में रुकेंगे और उस जगह के बारे में पूछेंगे। उत्तर में 6 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार एक बड़े शहर में आ गए। राहुल ने फायर ईगल को आकाश में उड़ने और कुछ खतरा होने पर राधिका की रक्षा करने की आज्ञा दी। उसके बाद उसने राधिका से कहा, मैं उस जंगल के स्थान पूछने के लिए नीचे जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ कुछ मिनट रुकें, मैं पता करके जल्द ही आता हूँ। राहुल की बात सुनकर राधिका कहा, ठीक है, जल्दी वापस आना। यह देखकर कि उसे अकेले फायर ईगल पर रहने में कोई समस्या नहीं है, राहुल शहर की ओर उड़ गया। 5 मिनट बाद राहुल वापस आ गया। चलो चलते हैं, मैंने स्थान के बारे में पूछा और यह बहुत दूर है, अगर हम लगातार 14 घंटे उड़ते हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। राहुल ने उसके पास बैठकर राधिका से कहा और ईगल को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। 7 घंटे के बाद वे एक कस्बे में विश्राम करने के लिए उतरे और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ खाया। 6 घंटे के बाद उन्होंने कई लोगों को जंगल की ओर उड़ते हुए देखा। कुछ अपने आप उड़ रहे थे जबकि कुछ लोगों के पास उनके जैसा ही एक उड़ता हुआ जानवर था। 1 घंटे के बाद उन्होंने आखिरकार जंगल को दूर से देखा, लोग अपने जानवर पर या उड़ते समय प्रवेश कर रहे थे। राहुल ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। पहले, लोग 3, 5 या 10 के किसी भी समूह में थे। 3 या 5 के समूह में लोगों के पास कम से कम एक मौलिक आर्कमेज था। उन्होंने 5 के एक समूह को देखा जहां 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज राहुल की उम्र के आसपास 3 पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास सामान्य कपड़े थे जबकि 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज के भी सामान्य कपड़े थे। वे एक शीर्ष गुट से सबसे अधिक संभावना रखते थे। और उसने 10 लोगों के एक समूह को भी देखा जो सभी ग्रेड 5 के थे और जंगल में प्रवेश कर रहे थे। इन सभी को देखकर राहुल समझ गया कि जंगल खतरे से भरा है। फिर राहुल और राधिका भी जंगल में घुस गए। एपिसोड 55 मिस्टीरियस पॉन्ड। राहुल ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। पहले, लोग 3, 5 या 10 के किसी भी समूह में थे। 3 या 5 के समूह में लोगों के पास कम से कम एक मौलिक आर्कमेज था। उन्होंने 5 के एक समूह को देखा जहां 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज राहुल की उम्र के आसपास 3 पुरुषों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास सामान्य कपड़े थे जबकि 2 बड़े एलिमेंटल आर्कमेज के भी सामान्य कपड़े थे। वे एक शीर्ष गुट से सबसे अधिक संभावना रखते थे। और उसने 10 लोगों के एक समूह को भी देखा जो सभी ग्रेड 5 के थे और जंगल में प्रवेश कर रहे थे। इन सभी को देखकर राहुल समझ गया कि जंगल खतरे से भरा है। फिर राहुल और राधिका भी जंगल में घुस गए। राधिका थोड़ी डरी और घबराने लगी और उन्हें देखने वाले कुछ लोगों ने सिर हिलाते हुए उनकी ओर इशारा किया। यह देखकर राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। फिर राधिका से बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम अभी के लिए केवल जंगल की बाहरी सतह में रहेंगे और मैं मंत्रों की एक नई विधि का अभ्यास करना चाहता हूं, इसलिए हमारा सामना किसी शक्तिशाली जानवर से नहीं होगा। राधिका थोड़ा मुस्कुराई और बोली, यह अच्छा है। लेकिन फिर वह थोड़ा घबरा गई और बोली, रुको, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप ग्रेड 6 जानवर को आसानी से मार सकते हैं, और यहाँ कोई भी आपके बराबर नहीं है, और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं भी बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। अचानक राधिका का चेहरा लाल पीला हो गया और राधिका को एहसास हुआ कि उसने आखिर में क्या कहा। राहुल ये देखकर मुस्कुराया और मजाकिया लहजे में कहा, ओह, तुम मेरे साथ होने पर बहुत सुरक्षित महसूस करते हो। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और राधिका की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, छोटी लड़की, तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैं शक्तिशाली नहीं होता तो तुमको कैसा लगता, और तुम मेरे साथ सुरक्षित महसूस करते। राहुल का गंभीर चेहरा और उसके बोलने के तरीके को देखकर राधिका हंसने लगी क्योंकि राहुल का चेहरा मजाकिया लग रहा था। अचानक राहुल ने एक छोटा सा हंगामा देखा। उसने देखा कि बहुत से लोग एक निश्चित दिशा में बहुत तेज गति से उड़ रहे थे और ये देखकर उसने अग्नि ईगल को भी उनके पीछे चलने की आज्ञा दी। राधिका ने भी गौर किया और कहा, लगता है कोई खजाना या ऐसा ही कुछ खोजा गया होगा।
राहुल ने सिर हिलाया और उसे भी यही लगा। उन्हें उस स्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगी जहां एक बड़े तालाब के पास बहुत सारे लोग जमीन पर खड़े थे। तालाब जल तत्व ऊर्जा को घनी मात्रा में छोड़ रहा था। आकाश में भी बहुत से लोग थे जो उत्साह के साथ झील की ओर देख कर रहे थे। राहुल उनकी बातचीत सुनने के लिए समूह में से एक के पास गया। शरीर के शुद्धिकरण के साथ साथ उसकी इंद्रियां भी बहुत तेज हो गई थी, इसलिए उसकी सुनने की शक्ति औसत मानव से काफी ऊपर थी। उस समूह में 4 लोग शामिल थे, एक बड़ा 20 के दशक के मध्य में 2 पुरुष और एक लड़की जो राहुल और राधिका की उम्र के आसपास थी। राहुल ने समूह के एक आदमी को बोलते हुए सुना, पिछली बार मैं यहाँ आया था, इस तालाब ने जल तत्व ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से घनी जल तत्व ऊर्जा से भरा हुआ है। ये सुनकर राहुल ने समूह से संपर्क करने का फैसला किया। बड़े हरे रंग के अल्बाट्रॉस जैसे पक्षी पर सवार समूह ने देखा कि एक अग्नि ईगल आ रहा है और सतर्क हो गया, लेकिन जब उन्होंने उस पर मौजूद लोगों को देखा तो उन्होंने अपने गार्ड को हमला करने के लिए रोक दिया। उनके पास जाकर राहुल ने बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और विनम्रता से पूछा, बुजुर्ग क्या आप जानते हैं कि तालाब में क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग ने राहुल की ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ हैं? हमारे साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, केवल हम दोनों ही हैं। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर बड़े बुजुर्ग हैरान हो गए और हैरानी से फिर कहा, तुम दोनों को जंगल से निकल जाना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग को सूचित किए बिना इस तरह चुपके से बाहर निकलना अच्छा नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक है। राहुल अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने समझाया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद बड़े बुजुर्ग, लेकिन मैं वास्तव में इस खतरे का सामना कर सकता हूँ। राहुल की ये बात सुनकर 20 साल के 2 लड़के हंसने लगे और लड़की भी हंस पड़ी। बड़े बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया और सोचा, आज के युवा इतने घमंडी हैं, वे तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि वे खुद को झटके का अनुभव न करें, क्योंकि उनके पास ग्रेड 6 फायर ईगल है। वे थंडर फायर वैली से होने चाहिए और उनके पास कोर या सुप्रीम एल्डर होना चाहिए, माता पिता के रूप में बड़े। उद्धरण। राहुल ने उन 3 को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर बड़े बुजुर्ग से पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग का चेहरा उदासीन हो गया क्योंकि राहुल ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम केवल ये जान सकते हैं कि क्या हो रहा है या कोई समूह स्थिति की जांच करने के लिए तालाब के अंदर जाता है, तभी स्थिति का पता चल सकता है। राहुल ने बड़े बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, फिर वह दूर चला गया। अभी भी बहुत से लोग आ रहे थे। 30 मिनट बीत गए लेकिन स्थिति की जांच करने के लिए कोई अंदर नहीं गया। अचानक उनके ऊपर एक राजसी उड़ने वाला जानवर दिखाई दिया। ये 30 मीटर लंबा था और इसके पंखों की लंबाई 80 मीटर से अधिक थी। लोगों ने देखा तो हैरानी से चिल्लाने लगे। ये क्लाउड फैंटेसी पैलेस का प्रसिद्ध जानवर है जिसे होली क्लाउड बीस्ट के नाम से जाना जाता है। जानवर के ऊपर 6 लोग थे और वे सभी महिलाएं थीं। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।